6 और अब इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया तथा कितना अभी करना है, उसके व्यवहारों में कितना संशोधन हुआ है और कितना संशोधन होना शेष है, ये कथन किसका है? उत्तर है इसका डॉक्टर राम शकल पांडे का। नेक्स्ट, नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। उत्तर है इसका बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां। नेक्स्ट, आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, ये कथन किसने कहा था? उत्तर है ये कहा था एस सी स्टैड ने। जैसे मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है। उत्तर है इसका समूची पाठ्य सामग्री से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा, उत्तर है इसका, अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। उत्तर है इसका उक्त सभी कार्यों के लिए। एक तो शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, दूसरा है पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए और तीसरा बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष होता है। उत्तर है इसका अभिव्यक्ति का अभाव। नेक्स्ट है मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार होता है। उत्तर लागत समय की भिन्नता। और नेक्स्ट है प्रश्न कि जब किसी भी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का बार बार जांचने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर न आए तो इस परीक्षा को कहा जाता है। उत्तर है इसका विश्वसनीयता। नेक्स्ट है जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न, उत्तर है इसका, विभेदकारी नहीं है। नेक्स्ट, किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र तथा शीघ्र समझने वाला बनता है? उत्तर है इसका मानसिक कार्य देकर। नेक्स्ट है विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। उत्तर है उक्त सभी में, एक तो सामान्य बालकों में, दूसरा है कमजोर बालकों में और तीसरा प्रतिभावान बालकों में। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग हैं। उत्तर है इसका उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ और शिक्षार्थी। नेक्स्ट है मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने सकने वाली प्रविधि का या फिर तकनीक है। उत्तर है इसका उक्त सभी है। पड़ताल, सूची व प्रश्नावली, निरीक्षण व साक्षात्कार, तीसरा संचित अभिलेख व सामयिक जांच। नेक्स्ट है प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है। उत्तर है इसका कौशल। नेक्स्ट है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? उत्तर है इसका वैधता। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका को विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखे जाने पर वे उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आयोजित परीक्षा में जिस गुण की कमी है वह है। उत्तर है इसका वस्तुनिष्ठता की। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रकार होते हैं। उत्तर है इसका निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न है आगे मूल्यांकन की उपादेयता है। उत्तर है इसका उक्त सभी है। एक तो शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होना, दूसरा है व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन देना और तीसरा विद्यार्थियों का योग्यता व क्षमता आधारित वर्गीकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायोगिक कार्यों का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान होता है। उत्तर है इसका मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। उत्तर है इसका सीखने के अनुभव से। नेक्स्ट, जिन प्रश्नों में वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए जाए हों वह प्रश्न हैं। उत्तर है इसका वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है। और नेक्स्ट है प्रश्न अब कि जिस क्रिया से में ये जानकारी होती है वह बालक गणित विषय में किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है और वह क्रिया कहलाती है? उत्तर है इसका निदानात्मक कार्य। नेक्स्ट है विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। उत्तर है उपयुक्त सभी में, जैसे प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में। नेक्स्ट है अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं। उत्तर है इसका उपयुक्त सभी हैं। एक तो पाठ्यक्रम का समावेश व उद्देश्यों पर बल, दूसरा है प्रश्नों व अंग विभाजन की स्पष्टता, तीसरा सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था। नेक्स्ट है प्रश्न शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। उत्तर है इसका उपयुक्त सभी के लिए। एक तो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, दूसरा है छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए और तीसरा शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष होता है। उत्तर है इसका विश्वसनीयता का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होता है। उत्तर है व्यापकता से। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का मूल्यांकन करने का उपकरण है। उत्तर है इसका समाज नीति। नेक्स्ट प्रश्न है गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। उत्तर है इसका निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार। और नेक्स्ट प्रश्न है विविधकारी परीक्षा अंतर करती है। उत्तर है इसका उपयुक्त सभी में, एक तो कमजोर छात्रों में, प्रतिभावान छात्रों में और सामान्य छात्रों में। नेक्स्ट अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं उपयुक्त सभी हैं। एक तो पाठ्यक्रम का समावेश व उद्देश्यों पर बल, दूसरा है प्रश्नों व अंकों विभाजन की स्पष्टता और तीसरा है सामान्य निर्देशन व विकल्प व्यवस्था और
फिर है नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से भी किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? उत्तर है इसका डॉक्टर ब्लूम। नेक्स्ट मूल्यांकन से संबंधित कथन है, उत्तर है उपयुक्त सभी हैं। एक तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, दूसरा छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, और तीसरा शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से भी संबंधित है। और नेक्स्ट है प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं, उत्तर है उपयुक्त सभी हैं। एक तो बहुवचनात्मक प्रश्न, और दूसरा सत्य और असत्य प्रश्न, तीसरा है रिक्त प्रश्न स्थानों की पूर्ति प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न मूल्यांकन के साधन है, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी हैं। एक तो लिखित परीक्षा है, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है, उत्तर उपयुक्त सभी से। एक तो शिक्षण उद्देश्य से, दूसरा सीखने के अनुभव से, और तीसरा मूल्यांकन के साधन से। और नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियाँ हैं, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी हैं। एक तो निरीक्षण में साक्षात्कार, दूसरा पड़ताल सूची में प्रश्नावली, तीसरा है संचित अभिलेख से सामयिक जांच। दैट्स ऑल। अब है नेक्स्ट टॉपिक, गणित शिक्षण की समस्याएं। गणित शिक्षण के दौरान भी कई कारकों के प्रभाव के कारण छात्रों में इस विषय का अधिगम पर्याप्त ढंग से नहीं हो पाता है और वे गणित के पीछे रह जाते हैं। जैसे शिक्षण के दौरान कई बार तो समझ न आने के कारण भी बालक का ध्यान इधर से उधर चला जाता है, और ऐसे कई कारण होते हैं जो कि गणित शिक्षण की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करते हैं। अध्यापन प्रक्रिया को भी सुगम एवं सुरुचिपूर्ण बनाना अध्यापकों एवं अभिभावकों का ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अध्यापन जो है अधिगम प्रक्रिया में सीखने वालों विद्यार्थियों की भूमिका मुख्य होती है, और इसके साथ ही शिक्षक का ज्ञान कौशल, अपनी बात कहने का ढंग, छात्रों के साथ में व्यवहार आदि कारक भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और इन सभी कारकों पर भी यदि समुचित ध्यान नहीं दिया जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की क्षमताओं के अनुसार उनकी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इन समस्याओं के निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले तो बच्चों की अक्षमता से उत्पन्न समस्याएं हैं। शिक्षण अधिगम कार्यों में शिक्षक एवं छात्रों दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि छात्र में किसी भी प्रकार की अक्षमता है तो शिक्षण प्रक्रिया में उसका समुचित ध्यान नहीं लग पाता है। बालकों से संबंधित अक्षमताएं निम्न हो सकती हैं, जैसे शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त होना। बालकों के शरीर में यदि किसी प्रकार की अक्षमता है, जैसे कि आंखें हैं खराब होना, सुनने में कठिनाइयाँ, हकलाना, तुतलाना, शरीर के किसी अंग में दर्द हो, और हाथ पैर में किसी प्रकार का दोष हो, या फिर इसी प्रकार की अन्य कोई भी शारीरिक कमी हो, तो ऐसे बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना पूरा ही ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, और वे गणित जैसे विषय जिसमें कि पाठ्य विषय के हर भाग का महत्व होता है, ठीक ढंग से ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ रहते हैं, और फलस्वरूप वे गणित में पिछड़ जाते हैं। और इसके अलावा भी ऐसे बालकों को समायोजन संबंधी अनेक कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसे बच्चों में हीनता की भावना घर कर जाती है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समुचित ध्यान व न लग पाने के कारण भी पीछे रह जाते हैं। मेरे मानसिक अक्षमताएं, कई बच्चों में तो कई तरह के मानसिक विकार भी होते हैं, और जो कि उनकी शिक्षण अधिगम क्षमताओं में भी उत्पन्न करते हैं, और एवं उनके सीखने की भी क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। बालकों में पाई जाने वाली मानसिक न्यूनताएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कुछ बालकों में बुद्धि लब्धि IQ बहुत ही कम होती है, और वे मानसिक रूप से भी उतने परिपक्व नहीं होते जितने कि उन्हें किसी विशेष कक्षा में गणित की पढ़ाई करने के लिए होना चाहिए। कुछ बालकों में एकाग्रता बहुत ही कम पाई जाती है, और ये बालक कुछ ही समय निरंतर मन लगा करके कोई काम नहीं कर सकते हैं, और गणित एक ऐसा विषय है जिसके कि सीखने के लिए एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। अतः इनके अभाव में वे अपनी पढ़ाई में बिछड़ जाते हैं। बालकों में मानसिक रोग या फिर विकृतियाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी को दिमागी बीमारी हो, मिर्गी या फिर पागलपन के दौर आते हों, इत्यादि दौरे आते हों। फिर कुछ बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत ही जो है मेमोरी जो है बहुत ही कमज़ोर होती है, और ऐसे बच्चे कुछ ही भी अच्छी तरह से याद रख सकने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं। अतः ऐसे बच्चों का गणित भी पढ़ाई में पिछड़ जाना स्वाभाविक है, और बच्चों में मानसिक रूप से भी क्या न्यूनता अथवा दोष है, अध्यापक को यह पता लगाने का भी प्रयत्न करना चाहिए, और मानसिक रोग होने पर संरक्षकों की सहायता से बच्चे का इलाज कराने का प्रबंध कराना चाहिए। मानसिक रूप से पिछड़े होने यानी IQ कम होने से की इस दशा में एक ऐसे बच्चे में गणित के नियमों और मूलाधाराओं तथा धारणाओं का व्यक्तिगत ध्यान देकर के अच्छी तरह से ज्ञान कराना चाहिए। सामान्य बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जाता है उससे अधिक ध्यान देकर के तथा समय खर्च करके ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, और बच्चे पूरे मन से कुछ समय तक काम कर सकें, इसके लिए भी उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और उनकी रुचि को बढ़ा करके उन्हें अधिक देर तक काम करने के लिए भी आदत डाली जा सकती है। स्मरण शक्ति को तीव्र एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।
मौखिक गणित को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाना चाहिए तथा सूत्र, संकेत, समीकरण इत्यादि ठीक प्रकार से उपयोग करके सीखने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। विषयगत रुचि का अभाव। यदि छात्र में गणित विषय के अध्ययन में पर्याप्त रुचि का अभाव है तो वह गणित के ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकता है, और ऐसी स्थिति में गणित शिक्षण में भी उस बच्चे का मन बिल्कुल ही नहीं लगता है और वह शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भी शामिल नहीं हो पाता है। इस समस्या के समाधान हेतु भी आवश्यक है कि बालक को गणित को जोर जबरदस्ती से रटने पर भी बल देने की जगह इस विषय में उसकी रुचि उत्पन्न की जाए और प्रारंभ से ही बच्चे को गणित का ज्ञान इस प्रकार से प्रदान किया जाए कि वह गणित के इस महत्व को समझ करके उसमें पर्याप्त रुचि लेने लगे। इस हेतु उसे गणित को दैनिक उपयोग के क्रियाकलापों से जोड़ करके सिखाया जाना चाहिए और उन्हें बिना समझे प्रश्न रटने या फिर यांत्रिक ढंग से हल करने पर भी दबाव नहीं डालना चाहिए। और शिक्षार्थियों में गणित अध्ययन के प्रति भी स्वतंत्र चिंतन का विकास करना भी चाहिए ताकि उसकी गणित संबंधी योग्यता में वृद्धि हो। फिर नियमित रूप से गृह कार्य न करना। कुछ बच्चों की गृह कार्य में भी जी चुराने की आदत होती है और ऐसे बच्चे कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ को भी ढंग से समझ नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे गणित में पीछे रह जाते हैं और अध्यापक को कक्षा में ऐसे बच्चों का साथ लेकर के शिक्षण कराने में कठिनाई होती है। कुछ बच्चे तो दूसरे बच्चों के गृह कार्य की हूबहू नकल कर लेते हैं और अतः गणित के जिस तथ्य, सिद्धांत या फिर संकल्पना या फिर कार्यविधि को भी अच्छी तरह से गृह कार्य करके ठीक प्रकार एवं स्थायी रूप से भी सीख सकते हैं, उसे नहीं समझ पाते हैं और इस तरह से उस दिन की पढ़ाई हुई बातों में पीछे रह जाते हैं और उनका ये पिछड़ापन बाद में स्कूल में जो भी कुछ पढ़ाया जाता है उसके अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। व्यक्तिगत ध्यान न देना। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर समुचित ध्यान दिया जाए और गणित के तथ्यों और सिद्धांतों एवं प्रश्न हल करने की विधियों से भी परिचित करते समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से भी समझ में आ रहा है अथवा नहीं और सभी बच्चे अभ्यास कार्य ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं अथवा नहीं। परंतु गणित पढ़ाते समय भी सामूहिक हितों की रक्षा करने में अधिकतर व्यतिक्यता का बलिदान कर दिया जाता है और इससे तीव्र एवं कुशाग्र बुद्धि वाले बालक को भी शिक्षक के साथ में चल पड़ते हैं, जबकि मंदबुद्धि बालक पीछे रह जाते हैं और एक बार तो पीछे रह जाने पर उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है और वे कोई भी नया ज्ञान प्राप्त करने में हिचकिचाते हैं। अगर उस समय की उनकी योग्यता और सामर्थ्य को ध्यान में रख करके उन्हें शिक्षा दी जाए अथवा तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा उनको ज्ञान देने में अधिक समय और शक्ति लगाई जाए तो वे सबसे साथ साथ चल सकते हैं और इस तरह से अध्यापक को चाहिए कि वे सबकी योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि और अभिरुचि को ध्यान में रखता हुआ इस तरह की व्यवस्था करें कि कोई भी ज्ञान प्राप्ति की दौड़ में व्यर्थ ही न पीछे रह जाए और इसके लिए भी अगर हो सके तो मंदबुद्धि बालकों के लिए भी विशेष कक्षाएं भी लगाई जा सकती हैं। और फिर कक्षा से अनुपस्थित रहना। कई विद्यार्थी नियमित रूप से भी कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं और बल्कि आए दिन कक्षा से बंक मार जाते हैं और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि एक अध्याय यानी विषय दूसरे अध्याय यानी विषय से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और एक दिन में कक्षा में न आने पर उस दिन पढ़ाए गए पाठ को बालक को समझने में कठिनाई होती है तथा उस कारण आगे के पाठों को समझना उसके लिए और कठिन हो जाता है। यह स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाती है और अंततः वह गणित में बहुत ही पीछे रह जाता है और शिक्षण कार्य के दौरान भी अध्यापक के लिए ऐसे बच्चों को साथ लेकर के चलना बहुत ही मुश्किल होता है और यदि वह पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ को उसे पुनः समझाने की लगे तो शेष सभी विद्यार्थियों का समय बर्बाद होने से उसमें असंतोष की भावना भी उत्पन्न करने का अंदेशा रहता है। और उसके बाद में संवेगात्मक कारण। कुछ बच्चे तो संवेगात्मक रूप से भी कमजोर होते हैं और इसका कारण ये घर में उचित वातावरण का अभाव, माँ बाप का अध्यापक वर्ग का नियंत्रित व्यवहार तथा अत्यधिक की लाड़ प्यार, उपेक्षा या फिर मारपीट आदि है, जिनकी वजह से बालक चिड़चिड़ा, दब्बू, तुनक मिजाजी हो जाता है। असंवेगात्मक रूप से भी अनियंत्रित बालक के संबंध में कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक को बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है और कुछ विद्यार्थी तो स्वभावतः बहुत ही भावुक होते हैं या फिर उनमें संवेगों की मात्रा कुछ अधिक ही होती है और फलस्वरूप या तो है छोटी छोटी बातों पर बहुत ही जल्दी क्रोध में आ जाते हैं या फिर उन्हें अति शीघ्र किसी कार्य अथवा विषय के विषय में प्रति विरक्ति हो सकती है। ऐसे बच्चों में सहनशीलता एवं धैर्य के गुण का भी अभाव होता है और शिक्षक को ऐसे बच्चों के शिक्षण कार्य में पर्याप्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए आवश्यक होता है और अध्यापक को ऐसे विद्यार्थियों यानी संवेगों के उचित शुद्धिकरण पर ध्यान देने का भी प्रयत्न करना चाहिए और संवेग हानि या फिर लाभ किसी भी दिशा में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अतः अगर बालकों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझ करके उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ठीक प्रकार का वातावरण मार्ग
निर्देशन एवं सुविधाएं दी जाएं तथा उनके आत्मविश्वास में उत्तरोत्तर बुद्धि वृद्धि की जाए तो आशाजनक परिणाम निकल सकते हैं और मारने पीटने अथवा अनावश्यक रूप से कठोर नियंत्रण द्वारा संवेगात्मक समस्याएं भी हल नहीं हो सकती हैं, बल्कि उचित देखभाल, सहानुभूति और व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।